मेरा नाम नित्या है। मैं 5 बहन हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे मम्मी और पापा अलग-अलग रहते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी ने बेटे को जन्म नहीं दिया, इसलिए मेरे पापा ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया और वह दूसरे शहर चले गए। मेरी मम्मी दूसरे के घरों में बर्तन झाड़ू-पोछा करके जैसे-तैसे घर चलाती थी, लेकिन वह हम पाँचों बहनों से कोई काम नहीं करवाती थी, जबकि मैं अब 18 साल की हो गई थी और मैं मम्मी से ज़िद भी करती थी कि वह मुझे भी काम करने दे। लेकिन मम्मी ने कहा, नहीं बेटी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम लोगों से कोई काम नहीं करवाऊँगी। मम्मी ने हम पाँचों बहनों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था। मैं 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की थी। उसके आगे भी मेरा पढ़ने का मन था, लेकिन कॉलेज मेरे गाँव में नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की। अब मम्मी को मेरी शादी की चिंता होने लगी थी। मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, जिनके यहाँ मम्मी काम किया करती थी। उनसे मम्मी ने कहा कि आप तो मेरी मजबूरी और परिस्थिति जानती ही हैं। मेरी परिस्थिति जैसी भी है, लेकिन मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। इसलिए आपकी नज़र में कोई खाने कमाने वाला अच्छा सा लड़का, जो मेरी बेटी को उसकी गरीबी के साथ अपनाएगा, वह है तो बताइएगा। वो उस आंटी ने कहा कि उनके मायके में एक लड़का है, जो काफ़ी अमीर है। 2 भाई और 1 बहन और माँ-बाप, और यह छोटा लड़का है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अमीर घर की है और स्वभाव से अच्छी नहीं है, खुद से मतलब रखने वाली है। इसलिए उस लड़के के माँ-बाप चाहते हैं कि वह छोटे लड़के की शादी बिल्कुल घरेलू और गरीब घर की लड़की से करे। अगर तुम चाहती हो कि मैं बात करूं, तो मुझे बताना। मेरी माँ ने कहा, इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिले, और आप बोल रही हैं तो लड़का अच्छा ही होगा और उसका खानदान भी अच्छा होगा। 2 महीने बाद मेरी शादी उस लड़के से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल का घर काफ़ी अच्छा था। वहाँ कई सारे कमरे थे जो कि काफ़ी बड़े-बड़े थे। मेरे पति ने मुझे मुँह दिखाई में हार दिया। वह हार देखकर मैं काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए आर्टिफ़िशियल हार भी खरीदना बहुत बड़ी बात थी। और मेरी सास ने मुझे मुँह दिखाई में कान के झुमके दिए। ऐसे ही सबने मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट दिए। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी मेरे पति कमरे के अंदर आए और वह धीरे से गेट बंद करके मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नित्या, कल मैं वापस अपने काम पर जा रहा हूँ। तुम मेरे मम्मी-पापा और अपना ध्यान रखना। यह तुम्हारा ही घर है, अच्छे से रहना। मैंने कहा, आज ही तो हमारी शादी हुई है और आप कल चले भी जाओगे। कुछ दिन और नहीं रह सकते हम साथ में? उन्होंने कहा कि नहीं नित्या, हमें जाना होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी हमें नहीं मिली है। मैंने बुझे दिल से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। उन्होंने कहा, ठीक है। दूसरे दिन मेरे पति अपने काम पर दूसरे शहर चले गए। मेरे लिए अभी यह घर बिल्कुल अनजाना था। यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था और ना ही मेरा घर बड़ा था। बस वहाँ एक रूम था, जिसमें अपने हिसाब से उठना बैठना होता था। भले ही हम गरीब थे, लेकिन मेरी मम्मी हमारे खाने-पीने में कोई कमी नहीं की थी। अभी मेरे पति को गए हुए 10 मिनट ही हुए थे और मैं अपने कमरे में यही सब सोच रही थी कि तभी मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, नित्या, चलो हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं। मैंने कहा, ठीक है भाभी, चलिए। मैं भाभी के साथ कमरे से बाहर आ गई और किचन में चली गई। किचन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मॉड्यूलर किचन, और बड़ा ही साफ-सुथरा और सुसज्जित था। मेरी जेठानी कहने लगी, नित्या, पहले तो तुम सबके लिए एक कड़क अदरक वाली चाय बना दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। मैंने सबके लिए चाय बनाई और सबको देखकर खुद भी पीने लगी। तभी मेरी सास ने मुझसे कहा, नित्या, नाश्ता में सबके लिए पोहा बना देना और लंच में राजमा चावल और पापड़ सलाद। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि नई दुल्हन से खाना छुआने की रस्म की जाती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के अगले दिन ही मेरे ऊपर किचन की जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने सोचा कि इस बारे में अपनी सास से बात करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वह मेरी बात का बुरा मान जाएंगी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप सबके लिए खाना बनाने लगी। मेरे पास में खड़ी नौकरानी सिंक में बर्तन धो रही थी। उससे मेरी सास ने कहा कि रानो, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी छोटी बहू आ गई है, तो अब से यही सारा काम करेगी। रानो ने कहा, ठीक है मालकिन। लेकिन मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल रात को ही तो मैं इस घर में आई थी और आज सुबह में ही मेरे पति अपने काम पर दूसरे शहर चले गए। उनके जाने के बाद
मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी दी जाती है। ये बात तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरी जेठानी कोई काम नहीं करती है, इसलिए इन लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। लेकिन इन्होंने काम वाली को भी काम से निकाल दिया। जब मैं खाने से फ्री होकर अपने रूम में गई तो मेरे पति का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। मेरे पति कहने लगे, क्या हुआ नित्या, तुम क्यों रो रही हो? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा, आप चले गए हैं इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। उसी टाइम मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, भाभी ज़रा मेरे बालों में चोटी कर दीजिए। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैंने अपनी ननद का बाल अच्छे से बना दिया और वह कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही मेरी सास मुझसे कहने लगी, नित्या ज़रा मेरी कमर पर बाम लगा देना तो, मेरी कमर दुख रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कमरे में आई थी और मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिला, जबकि मेरी भी कमर दुख रही थी। मैं बिल्कुल थक गई थी क्योंकि मुझे इतने लोगों का नाश्ता खाना बनाने की आदत नहीं थी और यहाँ आते ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और आज तो कम से कम नौकरानी भी थी, कल से तो मुझे उसके भी काम करने थे। खैर मैं क्या करती, चुपचाप सास के कमरे में गई और उनकी कमर की मालिश करने लगी। आधे घंटे हो गए थे मुझे उनकी कमर की मालिश करते हुए, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि रहने दो बहू। जब मेरा हाथ काफ़ी दुखने लगा तो मैंने उनसे कहा, मम्मी जी चाय बना के लाऊं? उन्होंने फटाक से कहा, हाँ बहू जाओ, मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। मैं सोची चलो किसी न किसी बहाने तो मेरा ये काम खत्म हुआ। अब मेरा रोज़ यही रूटीन था, सुबह 5 बजे सोकर उठना, फिर झाड़ू पोछा करके नाश्ता और खाना बनाना, उसके बाद सीधे सास की कमर की मालिश करना। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। इस 2 महीनों में ना तो मेरे पति आए और ना ही मेरी मम्मी। अब मेरे पति भी मुझे फ़ोन कम ही किया करते थे। ऐसे में 2-4 बार मेरी सास को मेरे पति यानी कि अपने बेटे से बात करते हुए सुनी थी। मेरी सास कहती थी कि नित्या तो किसी काम की ही नहीं है, पूरे दिन सोती रहती है, सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। मैं अपने पति से इस बारे में बात करने का सोची, लेकिन वह मेरे से सही तरीके से बात ही नहीं करते थे। जैसे लगता था कि वह मेरे से किसी बात से गुस्सा हैं। एक दिन सुबह-सुबह मैं सोकर उठी तो मुझे उल्टियाँ आने लगी। मेरी सास कहने लगी, बहू लगता है गुड न्यूज़ है। आज ना मीठे में सबके लिए गाजर का हलवा बना दे और सबका मुंह मीठा करवा दे, इस घर का वारिस आने वाला है। मैंने कहा, मम्मी जी आज मुझे कमजोरी लग रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी सास कहने लगी, यह घर का सारा काम कौन करेगा? तुमने सुना नहीं कि तू माँ बनने वाली है और तुझे कमजोरी होनी शुरू हो गई? क्या मैंने बच्चे पैदा नहीं किए? 3-3 बच्चे हैं हमारे। यह सब बहाना नहीं चलने वाला है तुम्हारा। चुपचाप जाओ और गाजर का हलवा बनाओ, ऐसे अच्छे दिन को खराब मत करो। मैं जैसे तैसे करके किचन में गई और गाजर को कद्दूकस करने लगी। तभी मुझे उसकी स्मेल आई और मेरा जी और भी मिचलाने लगा। तो मैंने अपनी नाक को अच्छे से कवर कर लिया और गाजर को कद्दूकस करके उसका हलवा बनाकर सबको खिलाई। उस दिन मुझे बहुत तेज रोना आ रहा था। एक तरफ मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए खुश भी हो रही थी और दूसरी तरफ अपने ससुराल वाले और पति का व्यवहार मेरे साथ इतना ख़राब था। उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सारी बात बताई, लेकिन मुझे यहाँ जो भी प्रॉब्लम हो रही थी मैं उनको नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वह फालतू में और भी परेशान हो जाएंगी, क्योंकि वह खुद भी पहले से बहुत परेशान रहती हैं। और मेरे पति को न जाने क्या हुआ था, वह मेरे से बात ही नहीं करते थे। हालांकि मैं अपनी सास को फ़ोन पर सुनी थी उनसे बात करते हुए। मेरी सास उनको बता रही थी कि वह फिर से दादी बनने वाली हैं, लेकिन मेरे पति ये जानते हुए भी कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मेरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अभी भी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। सब लोग बैठे रहते थे। मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत ख़राब रहने लगी थी। मैंने अपनी सास से कई बार कहा था कि वह मुझे डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन वह यह कहकर टाल देती थी कि पहले ज़माने में औरतें कहाँ डॉक्टर से दिखाती थी, तो क्या उनके बच्चे स्वस्थ नहीं होते थे? जितना तुम घर का काम करोगी तुम्हारा बच्चा उतना तंदुरुस्त होगा और नॉर्मल भी होगा, समझी? इसलिए डॉक्टर से दिखाने की बात कभी भी मत किया करो। जाओ, जाकर जो भी काम पड़े हुए हैं उसको ख़त्म करो। मैं चुपचाप हो जाती थी क्योंकि मेरी बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से 8 महीने बीते और 9वां महीना चल रहा था। उसी बीच मेरी जेठानी की बहन की शादी थी, तो मेरे सास ससुर ननद जेठ जेठानी सब मेरी जेठानी के मायके गए हुए थे।
घर पर मैं अकेली थी कि अचानक से मेरी कमर में तेज दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वह दर्द बढ़ने लगा और मेरे पेट और कमर बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर मुझे सबसे पहले मेरी मम्मी की याद आई और उनको फ़ोन करने का सोचने लगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो फ़ोन था ही नहीं। मेरा फ़ोन मेरी ननद लेकर चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि उठकर पड़ोसन को मदद करने के लिए बुलाती हूँ, लेकिन मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और पेट और कमर में बहुत तेज दर्द था। वह अलग मुझे लग रहा था कि जैसे अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। मैं किसी भी तरह से हिम्मत करके घर का दीवार पकड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोली और किसी को मदद के लिए बुलाती, उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर ऐंठ रहा था। और सामने खड़े अपने पति पर जब मेरी नज़र गई तो मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह तो दूसरे शहर में थे। मुझे होश में आया देखकर मेरे पति मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, आप यहाँ कैसे? वह कहने लगे, मेरा अचानक घर आने का मन किया तो मैं किसी को बिना बताए घर आ गया, लेकिन आते ही मैंने तुमको दरवाजे पर बेहोश देखा तो हॉस्पिटल ले आया। अब तुम ठीक हो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से पूछकर तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा बच्चा कैसा है? मेरी बात पर मेरे पति चुप ही रहे। फिर मुझे लगा कि मेरा पेट तो बिल्कुल नीचे की तरफ है, जबकि मेरे बेहोश होने से पहले मेरा पेट भरा था। मैंने फिर से कहा, बताइए ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? मेरे पति रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो नित्या, हमने हमारा बच्चा खो दिया, वह भी मेरी वजह से। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया तो डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया और कहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाने में देर कर दी, बच्चा पेट में ही मर चुका है। मैं अपने पति की बात सुनकर चीखें मारकर रोने लगी। मेरे पति मुझे चुप करवाते हुए कहने लगे, नित्या, मैंने अपनी माँ पर भरोसा किया। वह मुझसे कहती थी कि नित्या बदल चुकी है, अब वह पहले जैसी नहीं रही, वह भी भाभी की तरह हो गई है। सारा काम माँ और मेरी बहन को करना पड़ता है। तुम और भाभी सिर्फ खाती हो और अपने रूम में पड़ी रहती हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज रहने लगा था और बात नहीं करता था। वह आज भी मुझसे कह रही थी कि वह और मेरी बहन घर पर ही हैं, सिर्फ भैया भाभी अपने मायके गए हुए हैं। मैं तो अपनी माँ को घर आकर सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन उन्होंने तो खुद मुझे सरप्राइज़ दे दिया। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि जब बच्चा तुम्हारे पेट में था तो तुमने बहुत स्ट्रेस लिया है, तुम्हारी बॉडी को आराम नहीं मिला और लास्ट टाइम में तुम्हारा बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। यह कहते हुए मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे और वह काफ़ी देर तक रोते रहे। जब उनका मन थोड़ा सा हल्का हुआ तो उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ आप कैसी हो? घर में सब लोग कैसे हैं और नित्या कैसी है? मेरी सास कहने लगी, बेटा, नित्या तो अपने कमरे में आराम कर रही है, वह ठीक है, घर में भी सब लोग ठीक हैं। मेरे पति ने कहा, ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। डॉक्टर ने शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मैं अपने पति के साथ घर आ गई। मेरे पति ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं सोच रही थी कि यही ध्यान अगर कोई पहले रखता मेरा, तो आज मेरा बच्चा ज़िंदा रहता। दूसरे दिन मेरे सास ससुर ननद और जेठ जेठानी घर आए तो उन्होंने बेल बजाया। बेल की आवाज़ सुनकर मेरे पति ने दरवाज़ा खोला। उनको अपने सामने देखकर वह लोग घबरा गए और मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम यहाँ? मैं तो आज ही गई थी। वह लोग पहले गए हुए थे और मैं नित्या के साथ ही थी। आज सुबह में थोड़ी देर के लिए मैं और तेरी बहन गए थे। मेरे पति कहने लगे, बस माँ, अब और आप कितना झूठ बोलेंगी? मैंने आप पर विश्वास किया, जिसकी सज़ा मुझे मिली। मैंने अपना बच्चा खो दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं आज ही नित्या को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब यह आप लोगों के साथ नहीं रहेगी। नित्या गरीब घर की है, इसका क्या मतलब? यह नौकरानी बनकर रहेगी इस घर में। घर का काम करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर में जितने भी लोग हैं सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि एक पर छोड़ देना चाहिए। और ऊपर से आपने नौकरानी को भी काम से निकाल दिया। नित्या आपसे कहती रही कि मम्मी जी, मुझे कमजोरी लग रही है। आपने डॉक्टर से दिखवाना तो दूर की बात, इसको आराम भी नहीं करने दिया। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, चलो नित्या, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, जहाँ तुम्हारी कद्र ही नहीं हो। मेरी सास पीछे से मुझसे और अपने बेटे से माफ़ी मांगती रही, लेकिन मेरे पति ने बिना कोई जवाब दिए मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गए।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।